You may be heard different kind of things in your daily life, that is radiation from the burning of coal or wood, radiation from the X-ray, gamma ray, UV ray, radiation from a nuclear reaction. We have heard these radiations are from different materials. Now what these radiations are? So radiations are the energy that is radiated or transmitted in the form of rays or a wave or a particle. So what kind of waves are these? These are the electromagnetic waves that transmit the energy from body to body. So in this video we are going to discuss electromagnetic waves जो कि रेडिएशन को ट्रांसमिट करती हैं. So hello everyone, welcome to Topper Vidyapeeth. In this video we are going to discuss about the electromagnetic waves. These waves are transverse in nature and they are produced by oscillating electric and magnetic field. They are traveling in a medium with the speed of light and causes the production of EM waves. Now we have heard that what are the waves? Waves are the disturbance in the medium. Disturbance in medium. It means what will the wave do? It will disturb the particle of a medium. So we have two type of wave. One is electromagnetic wave and other is a sound waves or different mechanical waves. Now electromagnetic waves are transverse in nature while the sound waves they are longitudinal waves. Longitudinal वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है और वेव की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. जबकि ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड डाउनवर्ड हो पर वेव कैसे मूव करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे. यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्टिकल जो है वो अपवर्ड डाउन मूव कर रहा है लेकिन जो वेव है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है. जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है और वेव भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रही है. ये वेव जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये साउंड वेव या मैकेनिकल वेव्स होती हैं. जबकि हमारी ईएम वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की हैं. इनमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड होती है और वेव जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करती है. अब ईएम वेव जो है वो प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्पेस में एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है. तो जब भी हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो स्पेस में तो हमें पता है चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप होती ही है. अब यही चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब हमारे स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोपेगेट करती हैं और कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. They are produced by the oscillating charges and transfers of energy through the space. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड डायरेक्शन में है और जो ईएम वेव की डायरेक्शन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी ईएम वेव है इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के. अगर मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन में रिप्रेजेंट करूँ सो आई कैन राइट माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. यहाँ पे ई नॉट जो है वो होगी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू. कॉस जो है क्योंकि वेव जो है वो कॉस या साइन के ट्रेवल में फॉर्म में ट्रेवल करती है तो हम इक्वेशन को कॉस और साइन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं. के जो है उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव. के की वैल्यू होती है यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. जहाँ पे ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होती है और फाई जो है वो वेव का फेज डिफरेंस है. वहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लिखूँ दैट विल बी इक्वल टू बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी. बी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, के इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज द फेज एंगल. The direction of propagation of EM wave is given by the vector cross product of electric field and magnetic field. तो अगर मैं लिखूं कि EM वेव की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इक्वल टू एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. इस एक्स वेक्टर को हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को बताता है एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस बी. अगर मैं मानूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी जेड डायरेक्शन में है तो जो ईएम वेव होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो एक्स डायरेक्शन में होगी, हमेशा इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी. अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ वेव की तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला आता है प्रेशर अपॉन एरिया और इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 सी द स्पीड ऑफ लाइट. वी नो दैट इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸. अब साइलेंट नॉट इज परमेबिलिटी जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 और ई नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है.
हमारे पास क्योंकि ईएम वेव में दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेजॉरिटी में लाई करता है वेव्स में, जबकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेस होता है। अगर मैं बात करूँ ईएम वेव में 80% कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और 20% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही एक्चुअल में डिसाइड करती है कि वेव कैसी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटेंसिटी भी कितनी होगी, ये सब डिसाइड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। अगर हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसका फॉर्मूला आता है 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट हमें पता है ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है जिसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁷ है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 8.85 × 10⁻12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपको फॉर श्योर इनमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाला है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। तो दिस वीडियो इज मोर देन इनफ टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of class 12th. So the first property that we have of EM waves is EM waves is transverse in nature. I already explained to you what is meant by transverse nature. So EM waves का नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, यानी ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। सेकेंड हम बात करें स्पीड जो होती है ईएम वेव की वैक्यूम में, उसका फॉर्मूला होता है c, हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ यानी स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी ट्रांसफ़र करती है ईएम वेव जब भी जाती है, अगर हम सन के सामने खड़े हो जाएं तो वी कैन फील द वार्म ऑफ द सन, दैट इज़ वार्म फीलिंग कॉज्ड बाय द IR वेव दैट इज प्रेजेंट इन अ सनलाइट। सो जो हीटिंग प्रोड्यूस हो रही, जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ईएम वेव की वजह से हो रहा है। तो ईएम वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफर भी करती हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। अगर ईएम वेव किसी चार्ज पार्टिकल पे फॉल करती है तो उस चार्ज में क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ईएम वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कैरी करती है, और एनर्जी कितनी होती है इसकी, h न्यू के बराबर फोटोन की एनर्जी होती है। लैक ऑफ डिफ्लेक्शन बाय द फील्ड, अगर ईएम वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अपनी ईएम वेव को मैं सनलाइट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लग दूँ तो मैं देखूंगी कि जो सनलाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, हमें पता है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ऑप्टिकल फिनोमिना, ईएम वेव्स कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना करते हैं। ये सारे फिनोमिना हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रे ऑप्टिक्स। Energy field, the oscillating electric and magnetic field store equal amount of energy with the total energy of the wave distributed equally between the इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो दोनों में इक्वली डिवाइड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, दोनों का फेज भी क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट एग्जाम में जो टॉपिक आता है एग्जाम में वो आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, डेफिनेशन पे जाएं इसकी। तो द स्पेक्ट्रम इज अ कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ ईएम वेव्स ऑर्डर बाय द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर हम जितनी भी वेव्स फाइंड होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जितनी भी वेव्स मिलती हैं, अगर मैं उनको अरेंज कर दूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, तो जो पैटर्न मुझे मिलता है, जो स्पेक्ट्रम टाइप में जो ऑब्टेन होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो डाउनवर्ड है, यानी हमारे पास वेवलेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है, रेडियो वेव्स की है। उसके बाद वेवलेंथ किसकी होगी, माइक्रोवेव की और इंफ्रारेड की। उसके बाद यूवी की, फिर एक्सरे की, फिर गामा की। यहाँ पे बीच में हमारे पास विजिबल भी होता है जिसकी रेंज बहुत कम होती है। हम कह सकते हैं इसकी रेंज जो होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वेव्स में ये सारी वेव्स पाई जाती हैं, पर हमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेज ही जो है वो दिखाई देती हैं, बाकी सारी वेव्स जो हैं वो इनविजिबल हैं, उनको हम देख नहीं सकते। तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 किलोमीटर टू 10 सेंटीमीटर रेंज में, जबकि माइक्रोवेव की इंफ्रारेड की होती है 1 mm टू 10 माइक्रो mm। माइक्रो होता है 10⁻⁻6 और mm होता है 10⁻⁻3। इनके बीच में लाई करती है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ होती है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी 10⁻7 और 8 ले सकते हैं अप्रॉक्सम। एक्सरे की होती है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास रेंज 10⁻11 मीटर तक होती है, जबकि गामा रेज की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज जो होती है वो 10⁻13 मीटर की होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हमारे पास गामा रेज की होती है, एक्सरे की उससे कम होगी, यूवी की कम, विजिबल की उससे कम,
और सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है। तो हमें किसी एक पैटर्न में याद करना होता है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद कर लो, और जब आपके एग्जाम में अगर वेवलेंथ का ऑर्डर आता है तो आप उसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो आप किसी एक तरह से याद कर लो, जैसे आप याद कर सकते हो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रे, हम ऐसे याद कर सकते हैं। पहले कौन सी वेव आएगी, रेडियो वेव्स आएगी, फिर आएगी माइक्रो, फिर आएगी इंफ्रा, फिर आएगी विजिबल, फिर आएगी यूवी, फिर एक्स, और फिर हमारे पास कौन सी रेज आएगी, गामा रेज आ जाएगी। तो आप ऐसा पैटर्न याद रखो, और याद रखो कि हम डाउनवर्ड जब मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अपवर्ड जो आते हैं तो क्या बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। इसी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको अरेंज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। गीगाहर्ट्ज इन 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है। जो हमारे पास माइक्रो और इंफ्रारेड रेज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज टू 10⁻13 हर्ट्ज तक लाई करती हैं। जबकि हमारे पास जो विजिबल रेज है इनकी भी इतनी होती है लगभग फ्रीक्वेंसी। यूवी की 10⁻15 होती है, एक्सरे की 10⁻17 to 19 होती है, और गामा की 19 to 21 होती है। कई बुक में 1022 भी लिखा है तो दैट इज़ ओके। अगर एक्सरे के आगे 10⁻20 लिखा है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। अब आते हैं ये जो हमारे पास वेव्स आ गई, ये हार्मफुल भी हैं और बेनिफिट भी हैं। तो हमारे पास इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं, क्या एप्लीकेशन है इनकी, उनको हम स्टडी करते हैं। रेडियो वेव जनरली हम सुनते हैं, रेडियो वेव जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। माइक्रोवेव हमें पता है, माइक्रोवेव हीटिंग में यूज़ होगी, घर में कुकिंग के लिए यूज़ होती है। और माइक्रोवेव पे जो सबसे ज़्यादा पूछा वाला क्वेश्चन आता है वो आता है दे आर यूज इन रडार कम्युनिकेशन। बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि रेडियो वेव्स यूज़ होती है रडार कम्युनिकेशन में, पर इसका आंसर सही यही है कि जो माइक्रोवेव होती है दे आर यूज इन रडार कम्युनिकेशन। जो IR वेव है वो हीट कॉज वेव होती हैं, ये हीटिंग वेव्स होती हैं, यानी जहाँ भी हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे IR रेज जो है वो प्रेजेंट है। सन की हीटिंग भी हमें तभी फील होती है क्योंकि सन में कौन सी रे है, IR है। अगर सन में IR नहीं होती तो हम सन की फीलिंग हमें, या सन से जो रेडिएशन आ रही है वो वार्म फीलिंग नहीं करती। अगला है यूवी लाइट। हमें पता है जैसे जैसे CFC बढ़ रही है वैसे हमारे पास अर्थ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आ रही है, क्योंकि जो हमारे पास ओजोन लेयर होती है वो डिप्लेट हो रही है। तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ओजोन लेयर यूवी को ट्रैप करती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, क्योंकि ओजोन लेयर यूवी को ट्रैप करेगी तो यूवी धरती पे नहीं आ पाती हैं। पर क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा AC कंजम्पशन कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास ओजोन लेयर है उसमें डिप्लेशन आ रहा है, उसमें होल क्रिएट हो रहे हैं, और उस होल की वजह से यूवी रेज जो है वो धरती तक आ रही है और क्या करती है, स्किन का कैंसर कॉज करती है। एक्सरे आपने पढ़ा होगा, हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, या फिर आप लोग मेडिकल में भी अगर हम देखें, मेडिकल में भी एक्सरे को यूज़ किया जाता है फॉर नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, और जो भी बोन में डिजीज़ है या फिर कोई भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं तो उसको हम भी डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे यूज़ करते हैं। गामा रे सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है कैंसर ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी पे यूज़ करते हैं, या फिर कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स दे आर यूज इन ब्रॉडकास्टिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव दे आर यूज इन रडार एंड माइक्रोवेव। IR जो होती है वो रिमोट कंट्रोल्स में जो रेड कलर की लाइट दिखती है दैट इज़ IR। नाइट विजन में यूज़ होती है, हीटिंग में यूज़ होती है। विजिबल लाइट हमें कोई भी चीज़ को देखने के इनेबल करता है। यूवी लाइट जो है वो स्टेरिलाइजेशन में, कोई इक्विपमेंट है, मान लो कोई इंजेक्शन है, कोई भी मशीन जो हमने ऑपरेशन में यूज़ की होती है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। सनबेड्स में यूज़ करते हैं, टू स्टडी मॉलिक्यूल्स भी यूज़ करते हैं। एक्सरे जो है मेडिकल इक्विपमेंट में हमें पता है इमेजिंग में यूज़ करते हैं, स्कैनिंग में यूज़ करते हैं। जबकि गामा रेज जो हैं वो हाईएस्ट एनर्जी वेव्स हैं और ये यूज़ करते हैं कैंसर ऑफ ट्रीटमेंट में या बैक्टीरिया की किलिंग में। इसको हमारे पास है रेडियो वेव्स जो है, अगर हम बात करें प्रोडक्शन कैसे होती है तो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल और डीएक्सेलेरेशन से प्रोड्यूस होती हैं। यूज़ क्या करते हैं, रिसीवर एरियाज में, यानी डिटेक्शन में यूज़ होते हैं, हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड से इसे डिटेक्ट किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी हमारे पास IR जो है वो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से प्रेजेंट होती हैं और उनको डिटेक्ट करते हैं थर्मोफाइल्स, बोरोमीटर, IR, फोटोग्राफिक फिल्म। लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी के लेवल के बीच में ट्रेवल करते हैं और इनको डिटेक्ट करते हैं फोटोसेल्स। यूवी लाइट जो है इनकी वेवलेंथ 400 nm से लेकर 1 nm तक होती है। ये प्रोड्यूस करती है इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर। यूज डिटेक्ट करते हैं फोटोसेल या फोटोग्राफिक फिल्म। एक्सरे प्रोड्यूस होती है एक्सरे ट्यूब्स में या फिर इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन के जो शेल्स होते हैं ये जब ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वन शेल टू अदर शेल, तब भी एक्सरे का एमिशन होता है जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे जंप करते हैं।
फोटोग्राफिक फिल्म डिटेक्ट करती हैं इसे। गामा रेज रेडियो एक्टिव जब भी डीके होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके, यानी अल्फा पार्टिकल ब्रेक हो रहे होते हैं, गामा पार्टिकल ब्रेक हो रहे होते हैं, तो इन सब में जो रेडिएशन निकलती हैं वो गामा रेज होती हैं। हमें पता है गामा रेज को डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ओके, और हम इसे यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। सो ये आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एग्जाम में इस टॉपिक में इतना सा ही पूछा जाता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। अगर कभी आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का या वेव का एम्पलीट्यूड वगैरह पूछ ले तो इस इक्वेशन कंपेयर करके जो पहली वाली वैल्यू होगी वो ई नॉट की होगी, जो एक्स का कंपोनेंट होगा वो के की वैल्यू होगी, जो टी का कंपोनेंट होगा वो ओमेगा की वैल्यू होगी। तो ये सब हम कंपेयर करके इन सब की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। और इस चैप्टर से इस टॉपिक के सिवा और कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये पैटर्न पता होना चाहिए हमें और इनके यूजेस पता होने चाहिए, और इस चार्ट से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिस वीडियो इज़ मोर देन इनफ टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।